अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियां कर रहा है। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में आज 2 रोज की तौसी कर दी गई। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। नवाब शाह में कौमी असम्बली के हल्के के N127 पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर के कौमी असम्बली के हल्के N128 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। यूसुफ रजा गिलानी N148, मुराद अली शाह PS 77 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मनसहरा से कौमी असम्बली के हल्के N15 से कागजात नामजदगी उनके जमा हुए हैं, जबकि उनके लाहौर से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। शहबाज शरीफ N132 कसूर से कागजात नामजदगी उन्होंने जमा कराए हैं, जबकि लाहौर के N123 से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज N119 और इसी हल्के से सूबाई असम्बली के सीट के लिए भी उम्मीदवार होंगी। बानी पीटीआई ने आज मियांवाली के हल्के के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए, जबकि इससे पहले पीटीआई ऐलान कर चुकी है कि वो 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने हल्का N148 मुल्तान और N150 के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन N155 से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जो इंतखाबी इत्तेहाद का मामला है वो अभी तक उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। कमेटियों के दरमियान उनकी मीटिंग और मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो पार्टी टिकटों के फैसले कर रही है। लेकिन कुछ इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर तकसीम पाई जाती है और अंदरूनी तनाज़ात हैं जो भी टिकटों की तकसीम पर असरअंदाज हो रहे हैं। डॉन न्यूज़ के मुताबिक पंजाब के कुछ हल्कों में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार हैं, जिनके दरमियान मुकाबला जारी है। खासतौर पर जड़ांवाला लाहौर, गुजरांवाला भावलपुर में पार्टी को इस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून इन टिकटों पर किस तरह से फैसला करेगी और जो है वो ये जो इंतखाबी इत्तेहाद या इल्हाक का मामला है, इस पर पार्टी के अंदर क्या सोच पाई जाती है। पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साबिक वजीर खारजा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये टिकटों का जो मामला है नून लीग के सामने, क्या कोई पार्टी के अंदर ग्रुप्स हैं इस हवाले से? रहमान आज़र साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टिकटों की तकसीम के ऊपर जो है हमेशा जब भी इलेक्शन का मौसम आता है तो इस किस्म के इख्तिलाफात जरूर होते हैं कि एक एक हल्के के अंदर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 उम्मीदवार होते हैं। इस वक्त बाद हल्कों के अंदर जो है 15-15 उम्मीदवार हैं, 20-20 उम्मीदवार हैं। तो इस किस्म के इख्तिलाफात होना जो है एक फितरी अम्र है। कोई इसमें ये तलाश करना कि कोई पार्टी के अंदर कोई रिफ्ट है या पार्टी के अंदर कोई ग्रुपिंग है, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी के जो बेस्ट इंटरेस्ट होगा पार्टी का, उसमें उसको मद्देनजर रख के जो है फैसले होंगे, या जो लॉयल्टीज हैं जो मुश्किल वक्त में पिछले 4-5 साल के अंदर पार्टी के साथ MPA MNAs खड़े रहे, वर्कर खड़े रहे, उनको जो है उनकी तौकीर की जाएगी, उनको तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा और कोई कंसिडरेशन नहीं है। देखिए, अगर ग्रुपों के हिसाब से देखा जाए किसी भी पार्टी में, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो ग्रुप वाली सियासत जो है सामने आ जाती है, पार्टी का जो इंतखाबी मफाद जो होता है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। हाँ। तो ये तो कोई भी पार्टी नहीं जाएगी, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हम नंबर 1 के ऊपर पार्टी मफादात को रख के सारे फैसले करें और उसके अलावा और कोई कंसिडरेशन ना। अच्छा, लेकिन इस हवाले से खासा फैसला कौन करेगा? ये अब क्योंकि उम्मीदवार तो आपने कहा कि बहुत सारे हैं मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, जारी बात है आपके पास एक 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस वक्त जोर लगा रहे हैं, तो ये फैसला कौन करेगा इनके टिकट्स का और कब तक होगा? मेरा ख्याल है ये 2-4 रोज में ऑलमोस्ट सारे फैसले तो नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के फैसले हो जाएंगे। अल्टीमेट जो फैसला जो है वो कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है। कहीं पे अगर फर्ज करें कोई पार्टी डिसाइड नहीं कर पाती या पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड नहीं कर पाता किसी हल्के के ऊपर, तो उससे उसका उम्मीदवार जो है फिर ऑटोमेटिकली मियां नवाज शरीफ साहब के सामने मसला जाएगा। वो जिस तरह फैसला करेंगे पार्टी उस पर आमीन कह देगी।
ठीक है। और खान साहब, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आपका क्या मामला है? खबरें थी, कमेटी भी बन गई है, मामला देख भी रहे हैं, इनके साथ इल्हाक हो रहा है या नहीं? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मुझे इतना पता है कि उनकी तरफ से कोई लिस्ट आई हुई है, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है कथित तौर पे कोई इल्म नहीं है मुझे। मेरा ख्याल है कि हम अभी अपनी पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं टिकटों के, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वंस दीज प्रॉब्लम्स विद इन द पार्टी आर सॉर्टेड आउट, उसके बाद जो है किसी और पार्टी के साथ जो है वो इस्तेकाम पार्टी है या कहीं पे सिंध में किसी और पार्टी के साथ, केपी में किसी और पार्टी के साथ, जहां जहां इल्हाक होने हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो है उसके बाद भी फैसले किए जाएंगे। ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा ड्रैग करेगा क्योंकि ये तौर पे फैसले नहीं होंगे, ये एक नेगोशिएशन प्रोसेस में सारा कुछ चला जाएगा। लेकिन खान साहब, पार्टी के अंदर अब सोच क्या है? आप सीनियर रहनुमा है, जाहिर बात है इस पर बेहतर तौर पर जो है वो आगाह कर सकते हैं कि पार्टी चाहती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ आईपीपी का तो मामला नहीं है, ये तो आपने काफ लीग के साथ भी कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की इत्तलात हैं, JUIF के साथ भी, MQM के साथ भी, तो ये किस तरह से होगा सीट एडजस्टमेंट इनके साथ? देखिए, काफ लीग के साथ जो है चौधरी शुजात साहब जिसके सरबराह हैं, उनके साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो तब की है जब हम कोलिशन पार्टनर्स से, जो हुकूमत जो है पिछली हुकूमत जो है 1.25 साल जो चली है उसमें। इसी तरह MQM के साथ भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस किस्म की मौजूद है, ये UAE के साथ भी मौजूद है। मेरे नहीं ख्याल के उस जमाने में IPP का कोई वजूद था। बहरहाल इस वक्त वो IPP का एक वजूद है और वो जो है उनके साथ भी बातचीत जो है लाजम होगी। क्या उसके नतायज निकलते हैं? मेरा ख्याल है ये सीट टू सीट जो है PMLN अपने कैंडिडेट को एवेल्युएट करेगी। जो वो कैंडिडेट जो प्रपोज कर रहे हैं वो एवेल्युएट होंगे। अगर कहीं पे जो है किसी नुक्ते के ऊपर जो है कोई इत्तेफाक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्टीज जो है अपने अपने कैंडिडेट को जो है फील्ड करेंगी और इलेक्शन होगा फिर इंशाल्लाह। नहीं तो खान साहब, इसमें देखिए, या तो सीट एडजस्टमेंट है, क्या दोनों ये जो तमाम जमातें जिनको आप साथ लेकर जो है वो चलना चाहते हैं, तो इसमें मुस्लिम लीग नून की तरजीह क्या होगी हल्के में, टिकट के हवाले से या इंतखाब के हवाले से? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट हो और वो अगर कहीं ये हो कि भाई हमने कोई वादे किए हुए हैं, मसलन जिस तरह जो लोग हमारे साथ शामिल हुए थे वोटर नो कॉन्फिडेंस के वक्त, जो है उनके साथ हमारी कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट हम ऑनर करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह जो दूसरे लोगों के साथ जो है कहीं पे मसलन अगर बलूचिस्तान में किसी और पार्टी के कैंडिडेट जो है मजबूत हैं तो हमारी पोजीशन जो है नंबर 2 या नंबर 3 आती है, तो हम उनके साथ जो है उनके साथ तावन कर लेंगे। इसी तरह केपी में, इसी तरह कराची और सिंध में भी जहां हमें लगेगा कि जी हमारा कैंडिडेट जो है वो जीत सकता है तो डेफिनेटली हम इंसिस्ट करेंगे। लेकिन जहां भी कहीं सियासी तौर पे मुनासिब हुआ कि दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो बेहतर है तो डेफिनेटली हम अपना कैंडिडेट विड्रॉ को सपोर्ट करेंगे। ठीक है खान साहब, इलेक्शन तो अब करीब आ गए हैं, लेकिन ये लेवल प्लेइंग वाला मामला अभी तक चल रहा है। आज अदालत ने इस हवाले से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दी हैं और बल्कि इलेक्शन कमीशन को तो ये कह दिया कि जो तहरीक इंसाफ है उसके तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से दूर किए जाएं। तो ये क्या वजह है कि इलेक्शन आने वाले हैं लेकिन अभी तक ये मामला सेटल नहीं हो रहे, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपके ख्याल में आपको तो एक जो है वो फ्री हैंड मिला हुआ है, लेकिन PTI मुसलसल गिला कर रही है कि ना उनको कागजात जमा कराने दिए जा रहे हैं, उनके केसेस में भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये सर क्या कोई वन साइडेड कॉन्टेस्ट होगा इस इलेक्शन के अंदर? ऐसी कोई बात नहीं है और ना इस तरह होना चाहिए। एक तो बात है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरा ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कतई तौर पे इस चीज में बिलीव करता हूं कि इलेक्शन की जो फेयरनेस होती है वो आने वाले वक्तों पे जो है बड़ी प्रोफाउंड किस्म के उसके असरात होते हैं। आप हमारी तारीख में एक इलेक्शन है जिसके ऊपर सारे मुतफिक हैं कि फेयर था, वो 1970 का।
हमने उसकी भी मैंडेट का जो है एहतराम ना किया और फिर उसका नतीजा जो है वो अब हमारी तारीख का हिस्सा है। मेरा ख्याल है इलेक्शन इस तरह के जरूर होने चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज ना कर सके। कोई सियासी तौर पे रौला डाले तो चैलेंज करता रहे कि जी हार गए हैं तो उसका कोई जवाब पेश करता रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक जनरल मैसेज जरूर जाना चाहिए कि इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री होंगे। किसी किस्म का उसमें जो है प्रेशर जो है एक्सरसाइज नहीं होगा और जो हक है वोटर का कि वो अपनी चॉइस के कैंडिडेट को वोट दे, तो उसको हक जरूर मिलना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए उस हक को जो है। इसी तरह जो शख्स तो खालिद साहब आप ये कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में पीटीआई की जो शिकायत हैं या तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें कह लें, उनका अजाला होना चाहिए? देखिए मैं तो कोई उनकी तहफ़्फ़ुज़ात या शिकायत को एवेल्युएट नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि ये शिकायत जो है किसी को नहीं सामने आनी चाहिए। आपने 2018 के जो रिग्ड इलेक्शंस हैं उनका नतीजा देख लिया, 4 साल मुल्क के साथ क्या हुआ है। मुल्क खंडरात में है इस वक्त और खंडरात के ऊपर हम दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं सारे मिलके। मैं कोई सिर्फ पीएमएलएन नहीं, सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं, सारे अदारे मिलके कोशिश कर रहे हैं। अदलिया का भी अब आपने जिक्र किया, अदलिया उसमें बड़ा कलीदी रोल जो है अदा कर रही है। तो जब आप इस तरह इलेक्शंस जो हैं उनको स्टेज मैनेज करें जिस तरह 2018 के हुए, लंबी दास्तान है, वो एक अलग मौजू है। मेरा अपना ख्याल है कि इस किस्म के इलेक्शंस जो हैं काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। अवाम को जो है एक फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो अपना वोट जो है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है अवाम को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाएगा। बाल हल्के जो है वो शोर मचा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो बैगेज कैरी कर रहे हैं वो बैगेज जो है इलेक्शन में जो है उनकी लायबिलिटी बनेगा, तो उसके लिए वो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है। ठीक है। और खालिद साहब लास्टली आपके अपने हल्के की सियासत का मामला है, उस्मान डार के घर जो छापा पड़ा, आपने उस पर आज बात भी की है, क्या आपका रद्द-ए-अमल है और जो इल्जामात जो है वो लगे हैं? देखिए रहमान अदर साहब, सियासत में इल्जामात लगाना बड़ा आसान है। आप जो ऑडियो उन्होंने रिलीज की है वो ऑडियो सुन लें, उस ऑडियो में क्या है। उनके घर पे जो है मेरी इत्तला 4-5 कैमरे लगे हुए हैं। दूध का दूध पानी हो जाता है अगर वो सारी फिल्म जो है उन कैमरे की जो है वो अथॉरिटीज को दे दें, किसी अदालत को दे दें, सुप्रीम कोर्ट में दे दें, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है वहां दे दें। अगर कोई उसमें ऐसी बात आती है जिससे उनके मौक़िफ़ को तक़वियत पहुंचती है तो फिर रियासत भी कसूरवार है, अथॉरिटीज भी कसूरवार है, जो लोग इन्वॉल्व है वो भी कसूरवार है। अगर मेरा कसूर है उसमें, जिस तरह वो नाम मेरा ले रहे हैं, तो फिर मैं भी कसूरवार हूं। तो ये बड़ी आसान सी बात है। उनके वहां पे वीडियो कैमरे लगे हुए हैं और मेरी दानिश में ये सारा मामला जो है बड़ा क्लियर हो जाएगा। वो जरूर चैलेंज करें, कानूनी चाराजोई करें और उसमें जो उनके घर की जो वीडियो कैमरे हैं उनकी जो फुटेज है वो प्रेजेंट करें ताकि मसला खत्म हो और आइंदा जो है कोई इस किस्म की अगर कोई ट्रेसपासिंग हुई है वो भी ना हो सके, और अगर किसी ने की है तो उसको सजा मिल सके। मैं बिल्कुल इसके हक में हूं, उनका राइट बनता है। लेकिन तरफ से बार बार खालिद साहब ये कहा जा रहा है कि आपका असर और रसूख इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने सियासत में जो है जितना अरसा गुजारा है मैंने इस किस्म का कोई हथकंडा कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरे साथ हुआ है पिछले 4-5 साल में, लेकिन मैं उसको इस प्रोग्राम का मौजू नहीं बनाना चाहता। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, औखे भारे वाले आते रहते हैं, बंदे को फेस करना चाहिए। मैं तो अपने मुतल्लिक तो यही कह सकता हूं, किसी और मुतल्लिक नहीं कह सकता। ठीक है। और खालिद साहब जो है वो लास्टली ये भी बताइएगा, आपके ख्याल में पीएमएलएन की तवक्कुआत क्या है इलेक्शंस के हवाले से, सीटों के हवाले से? क्या कोई पार्टी का टारगेट है? नहीं, टारगेट कम से कम जो है मिनिमम टारगेट है इंशाल्लाह जो है वो सिंपल मेजॉरिटी तो होगा, लेकिन अगर 2/3 मेजॉरिटी मिलती है, कोलिशन पार्टनर्स जो है मिल जाते हैं, उनके साथ मिलकर बनाई जा सकती है, तो मेरा ख्याल है एक सियासी इस्तेकाम जो है वो जरूर मुल्क में अचीव होगा और उससे मईशत को और आम आदमी की जिंदगी को जो है
मल्टीपल फवायद जो है उससे पहुंचेंगे। ये टारगेट है हमारा कि सिंपल मेजोरिटी ली जाए इंशाअल्लाह ताला। अगर 2/3 नहीं मिलती, अगर 2/3 जो है बनती है दूसरी पार्टियों के साथ मिलके, तो मेरा ख्याल है कि कंसेंसस गवर्नमेंट जो है वो बने, ताकि जो जख्म है माजी के पिछले 4-5 साल के वो उन पे मरहम रखी जा सके, उन जख्म हील किया जा सके। राइट, बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ, साबिक वज़ीर ख़ारजा, बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साइफर केस में आज पीटीआई रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में साइफर केस की जमानत की दरखास्त की समाअत की। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीडी ट्रायल हर मुल्जिम का हक होता है। आप क्यों चाहते हैं कि ट्रायल जल्द मुकम्मल ना हो? 23 अक्टूबर को चार्ज लगाने की कार्रवाई हाई कोर्ट खत्म कर चुकी है। अभी इस हुक्म को खत्म कर देंगे तो क्या होगा? इल्तवा मांग रहे हैं तो फिर दोनों मुकदमात में होगा। पीटीआई के वकील ने कहा कि साबिक वज़ीर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक वज़ीर ख़ारजा पर साइफर का केस चल रहा है। इस मौके पर जस्टिस सतर मंडल ने कहा कि इल्ज़ाम यह है कि साइफर हसास दस्तावेज था जिसे अवामी सतह पर शेयर किया गया। साइफर हसास कोडेड दस्तावेज था। दफ्तर खारजा कोडेड साइफर वज़ीर आज़म को कैसे दे सकता था? आजम खान के बयान में वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म के पास मौजूद दस्तावेज साइफर नहीं थी। असल साइफर तो आज भी दफ्तर खारजा में ही होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि साइफर केस में 13 दिसंबर की फर्द जुर्म चैलेंज ही नहीं की गई। साइफर वज़ीर आज़म को देने का क्या तरीक़ाकार है? केस यह है कि हसास मालूमात शेयर की गई। ये बात ज़हन नशीन कर लें, ना हम साइफर केस में ट्रायल कर रहे हैं और ना ही अपील सुन रहे हैं। हमारे सामने जमानत का केस है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पर 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए कानूनी तकाजों के साथ असर नौ ट्रायल का हुक्म दिया था, जिसके बाद अडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद साइफर केस में इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की। जमानती मुचलके जमा कराने का कहा गया। अब से कुछ देर पहले तहरीरी फैसला भी इस हवाले से जारी कर दिया गया। अब इस फैसले के साइफर के मामले पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के वकील सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब जो है वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली जफर साहब, ये जो जमानती रिलीफ मिला है, इसका ये साइफर मामले पर क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, बड़ा अहम मेरा ख्याल है पहली बार साइफर केस में इतना अहम फैसला आया है जिसने उस चीज की वजाहत कर दी है जो हम बड़ी देर से कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अदालत ने ये फरमाया कि इस केस में उनको कुछ नहीं नजर आया कि कोई साइफर का मामला हो, क्योंकि साइफर, जिसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहां तो कोई साइफर किसी को नहीं दिया गया था या किसी के पास नहीं आया था या किसी ने साइफर को किसी दूसरी तरफ डिस्क्लोज नहीं किया। ये तो एक कागज था जो कि ओरिजिनल साइफर की एक तरह से तशरीह थी और वो तशरीह साइफर नहीं बन सकता। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर साइफर ही नहीं था तो फिर केस ही नहीं है, क्योंकि केस तो साइफर का बना था। दूसरी बड़ी अहम चीज जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहत कर दी इस केस में, कि हमें ये नहीं नजर आया कि किस मुल्क की मदद हो रही थी, किस फॉरेन मुल्क की, यानी किसी और मुल्क की मदद हो रही थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर आप किसी और गैर मुल्क के साथ कोई स्पाई बन जाए किसी मुल्क के, या कोई उसकी मदद करने की कोशिश करे, तो फिर तो आप पे जुर्म आयद हो सकता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई बात नहीं की तो फिर ना आपके खिलाफ इल्जाम है ऐसा, तो फिर ये कैसे हो गया, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जुर्म कैसे हो गया? ये दो बड़ी अहम बातें हैं जो हम करते रहते थे, लेकिन दूसरी तरफ से ये आता था कि नहीं, आपने जी साइफर को आपने पब्लिश कर दिया है और हम आपको
इसकी सजाए मौत हो सकती है वगैरह वगैरह। तो उस पर अदालत ने कहा कि एट बेस्ट अगर आप सारी चीजें इग्नोर भी कर दें, मान भी लें, तो ये 2 साल का जुर्म बनता है। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है। अच्छा, होता ये है कि जो ये ऑब्जर्वेशंस हों की स्टेज पे ये हतमी नहीं होती, यानी कि ये ट्रायल पे इनका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिर भी एक आपको समझ आ जाती है कि केस क्या है। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि इसके बाद ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल तो होगा। और ट्रायल ये जो स्टेटमेंट या ऑब्जर्वेशन या फैसला होता है बेल का, वो ट्रायल पे इफेक्ट नहीं करता। और लिखा भी जाता है ये, जब आप फैसला करें उसमें ये लिख देते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये ट्रायल पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उस सब को छोड़ के इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग थी इस केस की वो अदालत ने सामने पेश कर दी है, और हम यही बात कर रहे हैं और यही हमारी डिफेंस है जो हम लेके चल रहे हैं। मगर इसमें अली साहब एक और चीज को जरा क्लियर कीजिएगा। फर्द जुर्म के हवाले से जो दरखास्त थी उस पर कार्रवाई के इल्तवा के लिए आपने कह दिया, तो वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही जाएगा। ये हम आज की जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की, उस पर उसकी जो बात है उस बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, उसमें तो देखें, उसमें अब जो नेक्स्ट इश्यू आएगा बेल तो हो गई इस केस में, वो तो अब प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई, एंड तक पहुंच गई। अब जो फर्द जुर्म है वो आयद हो चुका है, ट्रायल चल रही है, लेकिन इशू ये है कि उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं क्या वो इन कैमरा होनी चाहिए या इन कैमरा नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ जो अटैच्ड है इशू के ये जो सेकंड फर्द जुर्म था वो भी दुरुस्त है कि नहीं, वो मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है और वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ही चलेगा जज साहब के सामने। और मेरा ख्याल है उसकी भी तारीख शायद 28 या 29 इस महीने की फिक्स्ड है जब उसकी बहस सुनी जाएगी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो खत्म हो गया, मामला जो एंड हो गया, फाइनल तक आ गया। अब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देखेंगे कि उसके ऊपर क्या फैसला होता है। और इसमें अली जफर साहब एक और ऑर्डर था जल्दी कंक्लूड करने का, जो 1 महीने का क्या गया था, ये जमानती रिलीफ क्या उस पर भी असरअंदाज हो सकता है? जी, मेरी नजर में तो जो फैसला था जो शाह महमूद कुरैशी साहब के केस में जो बेल उनकी रिजेक्ट हुई थी, उसमें अदालत ने ये एक डायरेक्शन दिया था हाई कोर्ट ने कि आप इसको 1 महीने के अंदर कंक्लूड करें, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो जब ऑर्डर खत्म हो जाए तो फिर उसका ये जो डायरेक्शन था कि आप 1 महीने के अंदर अंदर फैसला करें, वो भी खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मेरा ख्याल है वो अब मामला एंड हो गया है और अब कोई किसी किस्म का डायरेक्शन मेरी नजर में हाई कोर्ट का नहीं है उस केस में कि आपने 1 महीने में कंक्लूड करना है, क्योंकि वो जिस ऑर्डर के अंदर ऑर्डर हुआ था ये वाला डायरेक्शन, वो ऑर्डर ही खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक। और अली जफर साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर जो बात हुई उसमें आजम खान के बयान का भी जिक्र हुआ, 164 का बयान है, क्या वो अभी भी आपके लिए एक बड़ा लीगल चैलेंज है? देखिए जी, आजम खान साहब का जो बयान है उसकी वक़्त अब खत्म हो गई है। पहले बयान से पहले आपको ये साबित करना होता है कि जुर्म बना है कुछ के नहीं बना, और अगर जुर्म कोई है तो फिर वो क्या उसकी नौयत है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जब आपको ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से वाजे कर दिया या हिंट कर दिया कि आपका तो साइफर का इशू ही नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट जो था वो तो साइफर था ही नहीं, जिसका आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया, वो तो साइफर था ही नहीं। इसलिए उसके ऊपर जो भी बयान आ जाए, जिस किसी के भी आ जाए, वो जुर्म तो बन नहीं सकता, कि अगर साइफर नहीं है तो जुर्म नहीं है। सो ये बड़ा अहम मेरा ख्याल है पहला नुक्ता होगा डिफेंस का, जिसके बाद बाकी सारे बयानात या शहादतें बेमायने हो जाती हैं। ठीक है, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट मामला जो आज सुप्रीम कोर्ट की जिस पर हदायत आई वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से था। आपकी जो दरख्वास्त थी, इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि शिकायत सुने, अजाला करें। किस तरह से पीटीआई समझती है कि इलेक्शन कमीशन जो तहरीक इंसाफ के तहफुजात है, शिकायत है, उनका अजाला कर सकता है?
देखिए जी, ये दूसरा बड़ा अहम केस है। ये केस हमें इसलिए करना पड़ा कि जब पीटीआई के लोग नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने गए, इंक्लूडिंग हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी जब शाह महमूद कुरैशी साहब के भी जब डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए गए लोग, तो उनको कागज ही नहीं फाइल करने दिए गए, उनके कागजात फाड़ दिए गए, छीन लिए गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये जब हमने देखा कि हो रहा है, तो हमने फैसला किया कि हम, पहली बात तो है कि यार हाई कोर्ट में जहां जहां ये हो रहा है हम वहां भी फाइल करें, और एक पार्टी की तरफ से ये पिटिशन फाइल करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी मुतला करें इस बात का। तो आज ये पिटिशन लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी बड़ी वाज़ेह बातें की। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई वो भी मैं बताता चलूंगा जी, लेकिन अहम बातें की, और वो अहम बातें ये की, पहली बात उन्होंने ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, और ये जो कुछ हो रहा है वो फ्री एंड फेयर नहीं है। उसमें हमारा जब ये बात होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सिंबल वाला केस जो है पीटीआई का वो भी आ जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मद में। और उसके अलावा ये जो कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उसका भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी जरूरी है। सुप्रीम फिर ये कहा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत दी कि आप सुने 3 बजे, पीटीआई के और किसी और जमात के भी अगर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं सुने, और सुनने के बाद उनकी जो ऑब्जेक्शंस हैं दूर करें। वो मीटिंग हुई 3 बजे, ठीक, और उस मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अश्योर तो किया है कि हम बिल्कुल करेंगे, और आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो इतराजात हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड के इश्यूज हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन मुझे लगता यह है कि वो एक लिप सर्विस है, यानी वो सिर्फ एक बात करने वाली बात है। इसलिए हो सकता है कि सोमवार को हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं, अगर ये हमारी ऑब्जेक्शंस जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप करें उनको सॉल्व, अगर वो सॉल्व नहीं हुई तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा जाएंगे, और हो सकता है हम कंटेम्प्ट में भी जाएं। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली जफर हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के जो कानूनी मामला आते हैं इमरान खान के, उन पर भी। एक ब्रेक शामिल करते, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ने आज तहरीक इंसाफ की एक और दरखास्त पर हुकूमत, पुलिस के तमाम आईजीज और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंतखाबी उम्मीदवारों को तंग ना करने और शिकायत दूर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है, पीटीआई उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए और कागजात नामजदगी जमा कराने दिए जाएं। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की जो दरख्वास्त थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। जब समाअत शुरू हुई तो डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई के कागजात नामजदगी छीनने की कोई दरख्वास्त नहीं मिली। जस्टिस सतर मिन्नल्ला ने कहा कि अखबारात में सब आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या किया है। पीटीआई के वकील शुएब ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, अब भी एमपीओ के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। पीटीआई के उम्मीदवारों को ना कागजात दिए जा रहे हैं और ना जमा कराने दिए जाते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एमपीओ के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा, अभी हुक्मनामा लिखकर भिजवाते हैं, तमाम शिकायत का जायजा लेकर उन्हें हल करें। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान कागजात वसूल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की इजाजत दी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर सियासी जमातों से मुलाकात करे। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस सतरा मिन्नल्ला ने कहा कि सियासी जमातों को शिकायत हैं तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है, सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। समाअत के मौके पर अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज ही इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने की हिदायत करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत का अजाला करे। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम आईजीज को कहें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। वकला भी रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर से उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह दरखास्त जो थी वो निपटा दी। दूसरी जानिब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर भी इलेक्शन का फैसला आज मुतवक्के है।
बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है इलेक्शंस के हवाले से, और सबसे आम बात यह है कि मुलाकात भी हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ को अभी भी लगता है कि उनकी जो शिकायत हैं शायद उनका अजाला ना हो सके। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का काम इस बात को यकीनी बनाना है कि तमाम पार्टियों को ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी दस्तयाब हो और ऐसा न लगे कि एक पार्टी या जो उसको दूसरी पार्टी के निस्बत जो है वो किसी किस्म की फौकियत हासिल है। इस मामले के ऊपर जो है वो अभी प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले क्या इंतखाबी निशान बरकरार रख सकेगी या नहीं, इस पर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। आज की डेडलाइन है और तमाम नजरें अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ हैं कि वहां पर क्या फैसला होता है और ये मामला आगे क्या रुख इख्तियार करता है। इस वक्त जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, इलेक्शन कमीशन उनको कबूल करेगा या नहीं, यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा न्याजुल्लाह न्याज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी करवाए हैं। न्याजुल्लाह न्याज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। न्याजुल्लाह न्याज़ साहब, हमें तो लगता था तमाम मामला हल हो गए, आपके इलेक्शन ठीक हुए, लेकिन अभी लगता है कि यह सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। तो तवक्को क्या है आपकी, क्या फैसला आ सकता है इलेक्शन कमीशन से? देखते हैं रहमान साहब, हमारा तो ये काम था कि ईसीपी की डायरेक्शन को फॉलो करना। ईसीपी ने हमें 20 डेज दिए, उसके मुताबिक हमने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिए और आफ्टर दैट ईसीपी ने हमें नोटिफाई करना था हमारा सैंपल। इसके लिए फिर हम पेशावर हाई कोर्ट भी गए कि जब हमने प्रोसीजर सारा फॉलो कर लिया है तो ईसीबी को डायरेक्ट किया जाए कि विद इन 7 डेज हमारा नोटिफाई करे, क्योंकि 208 और 209 सेक्शन इलेक्शन एक्ट का यही डिमांड करता था, जो हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जो हमारे कैंडिडेट्स के साथ और जो हमारे वर्कर के साथ हो रहा है, एक पिटीशन लगाई 184(3) के तहत। वहां भी मैंने रिक्वेस्ट की और वहां मिस्टर अतर मतल्ला साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये वह पार्टी है जिन्होंने अपने इलेक्शन करवाए, बाकी 70 पार्टीज हैं वो तो कोई इलेक्शन नहीं कराती। तो फिर हम ईसीपी आए उस सिलसिले में, तो ईसीपी से फिर हमने रिक्वेस्ट की कि जी आज की तारीख है तो आप इसका ऑर्डर दें। तो कमिश्नर साहब कहते हैं, चीफ मिनिस्टर आप बताते हैं कि जी देखिए 12 बजे तक टाइम है रात को, तो इंशाल्लाह जिस तरह 12 बजे तक कोर्ट भी खोल जाती है तो हम आपका ऑर्डर जो है आज ही करेंगे। तो हमें अल्लाह से उम्मीद है, क्योंकि ये वह पार्टी है जिसने अपना जमहूरी प्रोसेस अंदर रखा है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें बल्ले का निशान, क्योंकि कोई ऐसा प्रोसीजर में लैकुनाज नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके ख्याल में ये मामला इतनी तवालत क्यों इख्तियार कर गया? ये मामला ये पहले हल हो गया, हो सकता था, ये पहले ही हल हो सकता था। आपको पता है कि एक आदमी को से निकालने के लिए कभी उसको माइनस करते हैं, कभी पार्टियां बनाई जाती हैं आईपीपी के नाम पे, कभी परवेज खटक बल्ले के लिए तैयार हो जाता है लेने के लिए। इसके पीछे मामला ये हैं कि जी इनको किसी न किसी तरीके से पार्टी को आउट किया जाए जमहूरी प्रोसेस से। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि हम इसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हम इस जमहूरी प्रोसेस में जाए, हमने भी फैसला किया के साथ मिलके कि हमने इस दफा कोई बाइकआउट नहीं करना, प्रोसेस से बाहर नहीं जाना। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम डेमोक्रेसी के अंदर रहना, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ठीक है ना, इंशाल्लाह। नहीं, मगर इसमें मुझे ये बताइएगा, अगर ये आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कबूल नहीं किया जाता तो क्या आपके पास कोई और रास्ता है? देखिए, हमने आज हमारा रिजल्ट आएगा ना, तो हम अगला रास्ता फिर डिस्क्लोज कल करेंगे इंशाल्लाह कि हमने क्या करना है। क्योंकि इलेक्शन तो हम लड़ेंगे, लेकिन बताएंगे अगर बल्ले का निशान पे अभी ये नहीं करते, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो वो स्ट्रेटेजी जो हमारे पास अगले प्लान है, वो प्लान हम इंशाल्लाह फैसले के बाद ऐलान करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको लगता है कि जो फैसला है वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, और इसमें इलेक्शन कमीशन एक और पार्टी के साथ भी यही मामला है, एएनपी का भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से उनको भी कुछ वक्त दिया गया है। तो आप लोग तो ये कहते हैं कि पीटीआई को सिंगल आउट किया जा रहा है इस तमाम के तमाम मामले में, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एनपी को भी इस मामले की लपेट में वो भी आ रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं तो ईएनपी के इलेक्शन भी देखे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी इलेक्शन देखा है, जितने साइड पे मैंने तमाम के रिजल्ट देखे हैं।
हमारी पार्टी में कोई ऐसी चीज है नहीं जो हमें डिप्राइव करे हमारे सैंपल से। मैं एनपी की बात नहीं कहता कि हम कंपेयर उसके साथ ना करना शुरू करते हैं ईसीपी वाले, कि हमें एक डायरेक्शन देगी 20 डेज की, हमारा तमाम चीजें मीडिया पे मौजूद है। हमने अच्छा ईसीपी ने बड़े अच्छे क्वेश्चन किए जो 15 है, उनको बताया कि आप ये बता दें कि अगर आप इलेक्शन लड़ना भी चाहते थे आपके पास पैनल है, क्योंकि ये पैनल के इलेक्शन है। उनके पास तो बाबर अकबर जो कोई भी 15 लोग थे उनके पास तो पैनल नहीं था। तो हमारे इलेक्शन में आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी है कि वैध पार्टी है जो इलेक्शन करवा रही है और जमहूरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अपनी पार्टी के अंदर इनकी कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। एक वर्कर को उठा के हमने चेयरमैन बना दिया पार्टी का। तो अगर ये तो आपको पता है ना जी, अब एक लंदन पलायन का एक हिस्सा चल रहा है, ये पूरी स्टोरी है। पहले मुकदमा खत्म कराए गए, उसको रिसीव किया गया एयरपोर्ट पे, हाई कोर्ट वहां चला गया, नादरा वहां चला गया। अब एक प्रोसेस से एक आदमी को निकालते निकालते और वो चाहते हैं कि जी दूसरी पार्टी को आराम से, उन्होंने कहा कि जी हमें तो आपने जिताना है, वो तो कंपेयर में भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक तो ये देखें कि हो रहा है। इंशाल्लाह हम इस प्रोसेस से नहीं निकलेंगे। हम सिंबल जो हमारा है, हमारा कोई लैकुना नहीं है। कोई इलेक्शन में हमने रूल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके इलेक्शन करवाया है। ठीक है, राइट। नियाजुल्लाह ने ऐसा बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन की तरफ हैं कि क्या फैसला आता है और क्या तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान पर इंतखाब लड़ सकेगी या नहीं। आज के प्रोग्राम से मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।